बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान से पहले 2 लेक्चर पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड टेबल शुरू किया था और लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने ट्रेंड के नाम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पढ़ लिया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साथ में वैलेंसी दोनों कांस्टेंट होते हैं, जबकि पीरियड में अगर आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज करता जाता है 1 से लेकर 8 तक। और वैलेंसी का ट्रेंड बताया था पीरियड के अंदर कि शुरू में तो इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है, यानी वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद 4 से 0 पर जाकर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये 2 ट्रेंड हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। आज चूंकि रमज़ान के महीने में ये पहला लेक्चर है मेरा, तो हम लोग तीसरा लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग डील करने वाले हैं एटॉमिक साइज के बारे में। और अगर आप एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे पूरी तरह से, जिसको मैं कोशिश करूंगा डिटेल में समझाने की, तो आगे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड हैं, यानी हम लोग सारा प्रॉपर्टी कोरिलेट कर सकते हैं एटॉमिक साइज या आयनिक साइज से। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का, एटॉमिक साइज। नाम से पता चल रहा है एटम के साइज को हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं। क्योंकि एटम स्फीयर शेप का एज्यूम किया गया है, ऐसा माना गया है, जितने भी एटॉमिक मॉडल आए थे सबने यही सजेस्ट किया कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। तो इसीलिए स्फीयर मानते हुए हम लोग एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब चूंकि एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, इसीलिए इसको R यानी रेडियस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R के माने आप जानिएगा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो पहले तो मैं एक डिफिनेशन लिख देता हूं, जो बेसिक और फंडामेंटल लेवल का डिफिनेशन है वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू outermost orbit of an atom is called atomic size और atomic radius। यानी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो दूरी होगी उसी को हम लोग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। डायग्राम के तौर पे मैं इधर आपको दिखला देता हूं। मान लीजिए ये एटम का सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहा गया है। इस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, ये एक इमेजिनरी पाथ है। न्यूक्लियस से सटा हुआ ये पहला ऑर्बिट है, इसे के शेल भी कहते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले ही पढ़ रखा है। ये दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरे ऑर्बिट को एल शेल कहते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये तीसरा ऑर्बिट है, ये साइज में थोड़ा और बड़ा है, वो फिगर से भी दिख रहा है। पहला के, दूसरा एल, तीसरा ऑर्बिट को एम कहते हैं। एम सेल कहते हैं। और इसके अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मैं 4 ऑर्बिट ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दूंगा कि एक एटम है जिसके अंदर 4 ऑर्बिट दिख रहा है। ये चौथा ऑर्बिट एन शेल है, के एल एम एन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। ये निकालने का तरीका बोरबेरी ने दिया था 2n² पर। खैर, अब देखो डिफिनेशन के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। अगर हम ये मान लें कि ये न्यूक्लियस है
दिस इज न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस का सेंटर है। तो आपको ये पूरा स्फेयर जैसा दिख रहा है। तो स्फेयर में याद रखिए, स्फेयर का ये सेंटर है। यहां से अगर हम पहले ऑर्बिट की दूरी ले, फर्स्ट ऑर्बिट की दूरी, तो ये डिस्टेंस आएगा। मान लीजिए, ये तो मैंने यहां पर दिखलाया है आपको कि न्यूक्लियस के बाहर 4 ऑर्बिट है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सारे एटम में 4 ऑर्बिट नहीं होते हैं। कोई ऐसा एटम भी होता है जिसमें एक ही ऑर्बिट होते हैं। कोई ऐसा एटम होता है जो 2 ऑर्बिटों का बना हुआ होता है। कोई ऐसा ऑर्बिट है जो उसमें 3-3 ऑर्बिट है। और पीरियड टेबल में शुरू में ही जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम पढ़ा रहे थे पीरियड टेबल का, तो उसमें बताया था कि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, इसीलिए फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, उसके अंदर एक ही ऑर्बिट होगा। एक ही ऑर्बिट होने की वजह से उसको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, लिथियम से लेकर नियॉन तक। सेकेंड पीरियड में ये सब इसलिए हैं क्योंकि इनका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 2 ही ऑर्बिट का बना हुआ है। लिथियम 2 ऑर्बिट का, बेरिलियम 2 ऑर्बिट का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब के सब 2 ऑर्बिट के बने हुए। जबकि तीसरे पीरियड में है सोडियम। सोडियम के अंदर 3 ऑर्बिट हैं, तो जितने ऑर्बिट उतना पीरियड। तो मान लीजिए कोई एटम एक ही पीरियड में है या एक ही ऑर्बिट का बना है, तो उसका साइज क्या होगा? तो डेफिनेशन के हिसाब से उसका साइज यही होगा, r। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट की दूरी, क्योंकि पहले ऑर्बिट की दूरी है तो मैं इसको r1 कह सकता हूं। फर्स्ट रेडियस या फर्स्ट एटॉमिक साइज, पहले ऑर्बिट की दूरी। अब देखो, अगर मान लो कोई एटम 2 ऑर्बिट का बना हुआ है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूसरे ऑर्बिट तक की दूरी, अगर एक ही ऑर्बिट का बना हुआ है तो इतना ही बड़ा एटम है, 2 ऑर्बिट का है तो थोड़ा और बड़ा एटम है, तो इसके दूरी को मैंने r2 नाम दे दिया। ये r2 है। मान लो कोई एटम तीसरे ऑर्बिट तक है, 3 ऑर्बिटों का बना हुआ है, तो उसकी दूरी ये होगी। यानी सारी की सारी जो दूरी है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से मेजर करनी है आखिरी ऑर्बिट तक, तो ये तीसरे ऑर्बिट की दूरी हो गई। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि पहला r1 और r2, इन दोनों में कंपेयर करें तो r2 बड़ा है। यानी 2 ऑर्बिट का साइज पहले ऑर्बिट के मुकाबले ज्यादा है और तीसरे ऑर्बिट का साइज और बड़ा है। अगर कोई एटम 4 ऑर्बिटों का बना है तो उसका साइज बेटा चौथे ऑर्बिट तक होगा। दिस इज r4। तो आपको साफ साफ यहां पे पैटर्न पता चल रहा है। यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये पाऊंगा कि r1 जो है उससे बड़ा है r2। यानी एक ऑर्बिट वाले एटम छोटे होंगे 2 ऑर्बिट वाले से, और 2 ऑर्बिट वाला छोटा होगा 3 ऑर्बिट वाले से, 3 ऑर्बिट वाला छोटा होगा 4th ऑर्बिट वाले से। यानी यहां से एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाता है, साइज एटम का बढ़ता जाता है। ये फिगर से भी क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है। कोई एटम एक ही ऑर्बिट का है तो दूरी वहीं तक होगी, 2 ऑर्बिट का है तो अब दूरी और दूर तक होगी, 3 ऑर्बिट का है तो दूरी और दूर तक होगी। यानी ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे वो फिगर ड्रॉ किया गया है। फिगर के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है कि r1 पहले ऑर्बिट की दूरी, r2 दूसरे ऑर्बिट की दूरी, r3 तीसरे ऑर्बिट की दूरी, r4 चौथे ऑर्बिट की दूरी, इस तरह से r5 r6 r7 होते चले जाएंगे। तो यहां से हमें जो बात समझ में आई है वो ये आई है कि जो एटॉमिक साइज है हमारा वो किस बात पे डिपेंड करता है। डेफिनेशन भी कहता है, कॉन्सेप्ट भी कहता है कि अब वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करेंगे। वो आखिर कौन से फैक्टर्स हैं? तो इसमें पहला फैक्टर्स है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो हम लोगों ने अभी फिगर में देखा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कहो या शेल कहो, नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है n से।
n की वैल्यू अगर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू 2 है तो वो सेकंड ऑर्बिट है, n की वैल्यू 3 है तो वो थर्ड ऑर्बिट है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई जो है या साइज, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट के? यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाते चले जाएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा। ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला ऑर्बिट से बड़ा होगा दूसरा ऑर्बिट, साइज बढ़ गया। दूसरे ऑर्बिट से बड़ा होगा तीसरा ऑर्बिट, साइज बढ़ गया। तो ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है अप्लीकेबल इन ग्रुप। ग्रुप कहते हैं जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ग्रुप जब भी मैं लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा हम लोगों को कैसे चलना है बेटा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन एनी वर्टिकल कॉलम। ऊपर से नीचे आप किसी भी कॉलम में चले, आपको हमेशा ग्रुप के माने समझ में आएंगे टॉप टू बॉटम। क्योंकि मैंने कहा था मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है और हर वर्टिकल कॉलम को एक ग्रुप कहा गया है। तो इस तरह से 18 ग्रुप हो गए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑर्बिट की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं बढ़ती जाती है। ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता है। और ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में। तो मैं यहां पे दो बातें जरूर लिख दूंगा कि इन ग्रुप में क्या होगा। तो जब भी आप ऊपर से नीचे आएंगे ये याद रखिएगा, नंबर 1 पहली बात, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी n इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट बढ़ता जाता है। ग्रुप में अगर आप चले तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस होगा पीरियोडिक टेबल में। हालांकि मुझे इसी से काम कर लेना है आगे, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें और यहीं पर लिख देता हूं, नोट्स के तौर पे आपके तैयार हो जाएंगे, आगे समझाऊंगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट अगर मैं बात करूं इस लेवल की, जिस लेवल पे अभी आप हैं 9-10, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, एक एक चीज़ समझते हुए पढ़ना है, तो सिग्मा की वैल्यू जाननी होगी, सिग्मा समझना होगा। इसको मैं सिग्मा कहता हूँ, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है हायर क्लास में जाकर, क्योंकि यहाँ नाम में तो कांस्टेंट लगा है और कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स्ड हो, जो न बढ़ सकता है न घट सकता है। लेकिन आप देखें मैंने क्या लिखा है, नाम लिखा है शील्डिंग कांस्टेंट, लेकिन मैं लिख रहा हूं बढ़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इतनी बात समझेंगे कि n का मतलब सिग्मा है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। n बढ़ेगा तो सिग्मा भी बढ़ेगा बेटा। n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा या सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n। n मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट बढ़ेगा इसलिए सिग्मा भी बढ़ेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग तीसरी बातचीत पर। तीसरी बातचीत, थर्ड, अगर आपने ऑर्बिट बढ़ा दिया, शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ गया, तो अब सवाल ये उठता है कि Z, जिसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, मैंने इसका दूसरा नाम भी आपको पढ़ा रखा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। बल्कि ये वाला जो तीसरा पॉइंट है ना, ये तो पूरे पीरियड टेबल में इंक्रीज करेगा। क्योंकि मोसले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था तो उसने यही बात कही थी कि पीरियोडिक टेबल को मैं अरेंज कर रहा हूं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी पूरे पीरियड टेबल को सजाया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर।
तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा ही, चाहे आप ग्रुप में चलो चाहे आप पीरियड में चलो। और आप देखोगे भी एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के माने हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस का जो भी चार्ज है वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से है, और प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। तो इसीलिए प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज सब एक ही चीज़ है। अब आते हैं लास्ट चौथी चीज़, इसके माने होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली मुझे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज के नाम पर पढ़ाना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही है आपको, और ये कॉन्सेप्ट हायर क्लास में है और वहाँ डिटेल में समझाना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। लेकिन अगर आप यहीं पर 5 से 10 मिनट ध्यान दें तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझ जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Z इफेक्टिव के नाम से, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा Z माइनस सिग्मा। ये क्या होता है? ये कांस्टेंट, ये नहीं बढ़ता है। Z इफेक्टिव नहीं बढ़ता है, जबकि बाकी सारी चीजें बढ़ रही हैं। अब ये 3 चीजें इस वक्त आपको ध्यान नहीं देना है, नोट्स के तौर पे सिर्फ लिखना है कि शेल्डिंग कांस्टेंट कुछ होता है, उसका सिंबल सिग्मा है। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर Z, ये तो खैर जानते ही हैं, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव होता है, फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप ये 3 चीज़ें ना भी जाने तो काम चलेगा, बस नोट्स के तौर पे लिख लीजिए, इसका आगे एप्लीकेशन है बेटा। तो मुझे बताना आपको ये था कि ग्रुप में ऑर्बिट बढ़ता जाता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज यानी R इंक्रीजेस। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने का रीजन हुआ है ऑर्बिट बढ़ा है। तो ये बातें आपको जाननी है। अब मैं एग्जाम्पल पे समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप एग्जाम्पल ले लूं, मैं एक एक करके एग्जाम्पल लूंगा कि एटॉमिक साइज नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, और ऊपर से नीचे आने पर किसी भी ग्रुप में आप देखें तो ऑर्बिट बढ़ती जाती है। ऑर्बिट के बढ़ने पर बेटा साइज बढ़ता जाता है। तो चलो मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का नाम अल्कलाइन या अल्कली मेटल है। अल्कली या अल्कलाइन मेटल है, इसमें अर्थ नहीं लगा हुआ। सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ हटाकर सोचिएगा तो फर्स्ट ग्रुप का नाम होगा अल्कली मेटल। इसमें कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, यही एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बाकी सब के सब मेटल हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। हम लोग फ्रेंसियम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैं लिख देता हूं फ्रेंसियम, आगे लिख दूंगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे हम लोग कंसीडर नहीं करते। यानी जो 7th पीरियड के अंदर है ना, ये फर्स्ट पीरियड में है बेटा, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th, ये 7th। आपको जब मैं पोजीशन सिखा रहा था इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में, तो आपको मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप और 18वां ग्रुप यानी फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप जब आप पढ़ते हैं कोड में तो आप पहली उंगली से शुरुआत करते हैं। यानी आप ऐसे कहते हैं हाय, ली, ना, करूं, रब, से, फरियाद। यानी 7 एलिमेंट है। 7वां नहीं लेना आपको, 7th पीरियड वाला नहीं लेना, क्योंकि 7th पीरियड के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती रहती है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि मुझे याद आ रहा है जब हम लोगों ने जूम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लास का इंटरेक्शन किया था तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर अल्फा, बीटा, गामा रेज को आप समझा दीजिए कि उसका डीके क्या होता है। तो मैंने वहां पर समझाया था और उस वक्त भी बताया था कि अभी इसको रहने दीजिए आप, ये आपके लेवल की चीज़ें नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे पाया जाता है। बट ये सब इस वक्त इनिशियल लेवल पे आप मत पढ़िए, वरना आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग फ्रेंशियम को डील नहीं करेंगे। तो सिर्फ 6 ही एलिमेंट हम ले रहे हैं।
अब देखो, रूल के हिसाब से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ना चाहिए। तो हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबेडियम, रुबेडियम से बड़ा सीजियम। और होना यह चाहिए था कि सीजियम से बड़ा फ्रेंसियम, बट फ्रेंसियम को चूंकि डील नहीं कर रहे हैं तो आप फ्रेंसियम को बड़ा मत मानिए, और फ्रेंसियम बड़ा नहीं होता है एक्चुअली। यहां पे एक टर्म आता है एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वैसे होता है एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे हम लोग डील नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का आखिरी एलिमेंट छोड़ दीजिएगा, सिर्फ हाइलीना करूं से सीजियम जो है वहां तक हम लोग चलेंगे, फरियाद को कंसीडर नहीं करेंगे। तो लगातार साइज इंक्रीज किया, कहने का मतलब। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि साइज इंक्रीज कर रहा है? तो यहीं पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो बातें बताई हैं उनको समझो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। मुझे अच्छे से याद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको आगे के एटॉमिक नंबर का भी एक ट्रिक सिखाया था। मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक का तो आपको याद रखना ही है, 20 के ठीक बाद के लिए आपको शुरू में 18 जोड़ना है, 2 बार 18, उसके बाद 32। तो आप सोचो, इसका एटॉमिक नंबर हमको चाहिए, तो इससे ठीक पहले क्या है? 19। इसमें 18 जोड़ दो बेटा। अगर इसमें तुम 18 प्लस कर दोगे तो तुमको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 37। फिर इसमें अगर तुम 18 ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा 55। हालांकि फ्रेंसियम का तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली हम लोग निकाल तो सकते ही है ना कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, 20 तक का आपको याद रखना है। उसके बाद क्या ट्रेंड बता रहा हूं, 18 का जोड़ा बना दीजिए, 2 बार 18, उसके बाद 2 बार 32। यहां तो एक बार की ही जरूरत पड़ेगी, अब आपको 32 जोड़ना है, तो 87। तो एटॉमिक नंबर का टेंशन खत्म, एटॉमिक नंबर आ गया। लेकिन एटॉमिक नंबर को Z कहते हैं। तो आप देखिए, क्या ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर Z की वैल्यू बढ़ रही है? यही है Z की वैल्यू। 1 बढ़ के 3 हुआ, 3 बढ़ के 11 हुआ, 11 बढ़ के 19, 19 बढ़ के 37, 37 बढ़ के 55, 55 बढ़ के 87, 87। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं Z की वैल्यू तो बढ़ती जाती है, यानी एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का तो टेंशन ही नहीं है, एटॉमिक नंबर तो हमेशा बढ़ेगा, पीरियड में भी देखेंगे, ग्रुप में भी देखेंगे, क्योंकि सजाया ही गया है इसी पर। मैं सिखाना ये चाह रहा था n, और n को मैं कैसे निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो पहला ग्रुप है इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचो, तो हाइड्रोजन के लिए तो एक ही होगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, यही होता है। अच्छा, पोटेशियम का आपने पढ़ा होगा 2881, हम लोगों ने 20 तक पढ़ा था, बस वहीं तक समझा। उसके ऊपर का भी हम निकाल सकते हैं, हम लोगों ने सीख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और वो आपको थ्योरी पढ़ाया था मैंने, 2 पर बैकवर्ड 8 पे फॉरवर्ड। उससे अगर आप निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो आप देखो, इसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिट बेटा? 1 ऑर्बिट। इसमें कितने ऑर्बिट बेटा? 2 ऑर्बिट, पहला दूसरा। इसमें टोटल कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट, 281, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में। इसमें टोटल कितने ऑर्बिट? 4। तो पोटेशियम में 4, सोडियम में 3, लिथियम में 2, हाइड्रोजन में 1। अब इतना तो कॉन्सेप्चुअली है कि आपको 1 से 20 तक का एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता था। अब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसीलिए सिखाया गया है। पहला ग्रुप फर्स्ट उंगली से शुरू होगा, आखिरी ग्रुप यानी हीलियम फर्स्ट उंगली से शुरू होगा। बीच के जितने ग्रुप हमें पढ़ने हैं टोटल 8 ही ग्रुप, चूँकि डी ब्लॉक को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था, तीसरे से 12वें तक को कंसीडर नहीं कर रहे। शुरू के इस ब्लॉक पहले दूसरे ग्रुप को लेंगे, उसके बाद लास्ट का 6 ग्रुप है 13 से 18 तक, यानी टोटल 8 ग्रुप पढ़ने हैं बेटा हमें। तो 8 में आप 2 ग्रुप तो खत्म कर दो, पहला और आखिरी। पहला और 18वां ग्रुप पहली उंगली से शुरू होगा, उसके अलावा जितने ग्रुप है सब दूसरी उंगली से शुरू होंगे।
यानी मैं कह रहा हूं सेकंड ग्रुप का कोड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जैसे ही बोलूंगा बेटा 2 उंगली उठाऊंगा, क्योंकि सेकंड पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड खाली है इसका। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, पहला और आखिरी, उसके अलावा सारा खाली पड़ा है, सब सेकंड पीरियड में भरे हुए हैं। तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है और वो 8 ग्रुप हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो उंगली पे पता ही था ऑर्बिट, हाइड्रोजन 1 ऑर्बिट, ली 2 उंगली दूसरा ऑर्बिट, ना 3 उंगली तीसरा ऑर्बिट। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उंगलियों की नंबर बढ़ती जा रही है। उंगलियों का नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर नहीं पड़ेगा, इनकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्यों लिखता हूं मैं, तो सिग्मा और जेड इफेक्टिव वगैरह समझाने के लिए कि सिग्मा क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है। बहरहाल इस वक्त हम लोग इसको नहीं देखेंगे, जब हम पीरियड के कॉन्सेप्ट पे आएंगे बेटा तब बताएंगे इसको वापस। फिलहाल तुम इतना ही जानो कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आए ऑर्बिट का नंबर बढ़ा, ऑर्बिट के नंबर बढ़ने की वजह से साइज बढ़ गया, बस और कुछ नहीं सोचना। एटॉमिक साइज बढ़ा है, बढ़ने का रीजन क्या था, बढ़ने का रीजन था ऑर्बिट। अब हमारे कोर्स में जो चीज़ है वो थोड़ा एक डाटा पे सवाल है, जो मैं इधर इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ, जो आपको याद रखना है कि जब ग्रुप पीरियड सब पढ़ लेंगे तब आप इस कंक्लूज़न पर आइएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम, सबसे छोटा एटम, स्मॉलेस्ट एटम कौन है, तो जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट भी है, वजन भी सबसे कम है और सबसे छोटा एलिमेंट है। हाइड्रोजन के बारे में 4-5 बातें जाने। हाइड्रोजन एक नॉन मेटर है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, सबसे कम वेट इसका है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, जिसमें प्रोटियम वाला आइसोटॉप में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इन जनरल आप कहिए हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो साइज आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वो दिया है 37 पिकोमीटर, पीएम 37 पिकोमीटर। अब मैं बता दूं आपको, पीएम का मतलब है पिकोमीटर, और पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका मतलब 37 पिकोमीटर का मतलब हो गया 37 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इसी को अगर हम लोग एंगस्ट्रम में लिखना चाहें तो लिखेंगे 0.37 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10। तो अब आप बताओ -12 था, इसको -10 करना है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻2 से। तो ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई करने पे ये 10⁻−12 तो बन गया 10⁻10। आप देख लीजिए इधर हमारे पास 37 इंटू 10⁻−12 था, मैंने कहा 100 से, यही 10⁻2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई 10⁻−10, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में, बेस मल्टीप्लाई में अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो -12 + 2 ऐड होके क्या आ गया -10, और इसी -10 को क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये तो बेटा बन गया एंगस्ट्रॉम, और ये 100 से डिवाइड हुआ तो पॉइंट यहां लग गया, इसीलिए मैं लिखा है 0.37 एंगस्ट्रॉम। बट ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है। एनसीईआरटी बुक में ये बात लिखी गई है, एनसीईआरटी बुक के अंदर। क्लियर। अब देखो जो हकीकत में है, रियल में है, वो इसका साइज है 53 पिकोमीटर। ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, बट आपको इस वक्त प्रीफर करना है एनसीईआरटी बुक। हायर क्लास में हाइड्रोजन का जो साइज है वो 53 पिकोमीटर है। एक्चुअल में ये 53 भी नहीं है, बल्कि जो बोर ने निकाला था वो निकाला था 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आप देखें तो इसी को 100 से डिवाइड करके वापस एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए तो 0.53 आएगा इसके हिसाब से, 0.53। इसी को कहा गया है 29।
तो ये बात आप मान ले 53 या 52.9 राउंड ऑफ करके 53 पिकोमीटर। मगर ये जो साइज है ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है 11 12th में। लेकिन इस वक्त आप याद रखेंगे दुनिया का सबसे छोटा एटम अगर कोई है तो वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हाइड्रोजन है और उसका साइज 37 पिकोमीटर है। लार्जेस्ट एटम कौन है या लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा एटम, ये दो बातें आपको जाननी है। और जानना ये है कि सबसे बड़ा जो एटम होगा वो एटम है पहले ही ग्रुप में, हाइड्रोजन सबसे छोटा, सीजियम सबसे बड़ा। तो द लार्जेस्ट एटम इज सीजियम, और सीजियम का साइज अगर आप देखें तो 343 पिकोमीटर है। 353 पिकोमीटर, 353 पिकोमीटर, 343 पिकोमीटर है, 343 पिकोमीटर। तो कुल मिलाकर ये है कि 53 पिकोमीटर और 343 पिकोमीटर, ये दोनों तो रियल बात है। एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है 37 पिकोमीटर। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एटम और लार्जेस्ट एटम दोनों का दोनों आपको पहले ही ग्रुप में मिल गया। अब हम लोग सेकंड ग्रुप में आते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ये एक वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है। सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो सेकंड ग्रुप में आपको दूसरे उंगली से उठाना है और यहां से शुरुआत हो जाएगी बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये हमारा सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। तो अब बताओ सेकंड ग्रुप एलिमेंट में एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 4, 12, 20। अब 20 के बाद क्या बताया था मैंने कि इसमें हमें 18 ऐड करना है। तो 18 ऐड करोगे तो 38, फिर इसमें 18 ऐड करोगे 56, फिर इसमें 32 ऐड करोगे 88। मगर अगर आप देखें उंगली पे उठाकर तो बेटा सेकंड पीरियड, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो राजी यानी रेडियम कहां पहुंचा? 7वें पीरियड में पहुंचा। बेटा 7वें पीरियड में ही, इसका मतलब वंस अगेन इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब इस फैक्ट को भी मैं मिटा देता हूं कि पहला ही ग्रुप है हाइड्रोजन और सीजियम। जो पहले ग्रुप के हाइड्रोजन और सीजियम जो हैं, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट, सीजियम लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट का साइज एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 37 पिकोमीटर, वैसे है 53, और सीजियम का 343 पिकोमीटर। तो ये बेटा सेकंड ग्रुप का हो गया। वही सेम पैटर्न, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऑर्बिट के बढ़ने पर साइज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम पर। तो एस ब्लॉक में सब के सब मेटल थे, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल था। इसमें आप चाहे तो एक फैक्ट और जान सकते हैं कि ये जो 3 एलिमेंट आपको दिख रहा है शुरू का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ये बेटा सॉफ्ट मेटल है। मेटल तो है लेकिन इनको हम लोग सॉफ्ट मेटल कहते हैं, जबकि ये हार्ड मेटल है। दीज आर हार्ड मेटल, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल। ये बात आप जानिए, सॉफ्ट मेटल एंड हार्ड मेटल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दो ग्रुप जो है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, नाम को लेकर एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब अल्कली मेटल है, क्योंकि इनको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो इनका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और वो वाटर में डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होकर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और सेकेंड पीरियड एलिमेंट में बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सब जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, क्योंकि ये भी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो मैं यहीं पर बता दूं आपको कि ये लिथियम है और ये सोडियम है,
और ये कैल्शियम है। मान लो ये दो एलिमेंट हमने फर्स्ट ग्रुप का ले लिया, अब यहां पे दो एलिमेंट सेकंड ग्रुप का लूंगा, ये सेकंड ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप। क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वैलेंसी एक्सचेंज, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2, 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो ये बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, ये बनाएगा वापस से सोडियम ऑक्साइड। उसी तरीके से बेटा सेकंड ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 2, 2 2 कटेगा यानी 1 1 आ गए तो कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरीके से बेरियम ऑक्साइड। ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब बेस हैं, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। अब इसमें अच्छी बात सुनिए क्या है, अच्छी बात ये है कि यही वाटर से रिएक्शन करता है। यानी वाटर से रिएक्शन करने का मतलब क्या, इसको पानी में डाला गया, यानी इन बेसों को पानी में डाल दिया गया, तो पानी यानी वाटर प्लस दिस, वाटर था उसमें ये चीज आया, मिक्स हुआ यानी दोनों मिले, तो मिलने के बाद ये बनाते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, तो आप सोचिए लिथियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यानी सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिथियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सब मिक्स हो गया। सोचो यहां एक ऑक्सीजन यहां एक ऑक्सीजन, टोटल 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 लिथियम। उसी तरीके से सेकंड वाले को भी बना ले, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम यानी 2 NaOH, तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब भी क्या है, बेस है। उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप देखें तो यहां पर बनता है कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, क्योंकि आप देखो ऑक्सीजन 2 है हाइड्रोजन 2 है, तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 हैं, कैल्शियम एक ही है। उसी तरीके से अगर आप यहां वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा बेरियम एक ही पीस, ऑक्सीजन 2 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, इसीलिए इसको OH का होल ट्वाइस कहते हैं। तो ये सब भी जो बना ये बेस बना, लेकिन ये बेस क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल है इन्हीं का नाम था अल्कली या अल्कलाइन, अल्कली या अल्कलाइन। तो याद रखिएगा फर्स्ट ग्रुप में सबका सब मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सेकंड ग्रुप में सबका सब मेटल है, लेकिन अल्कली या अल्कलाइन बनाता है कैल्शियम से। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये वीक है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह भी हम लोगों ने कहा है, एंटा एसिड के फॉर्म में या एंटी एसिड के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट के अंदर जब एसिडिटी बढ़ जाती है HCl वगैरह तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तो आप देखें हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी डील कर पा रहे हैं साथ साथ, जो पहले बहुत कुछ बता भी चुके हैं, और साथ में हम लोग ट्रेंड भी सीख रहे हैं एटॉमिक साइज का, कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाता है। ऑर्बिट का नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी सोच सकते थे, मैं आगे नहीं लिखूंगा, बस सिर्फ यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 ऑर्बिट, इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 ऑर्बिट, आप देखें इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2882 यानी 4 ऑर्बिट। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ रही है। क्या ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या मैंने कहा है, साइज बढ़ेगा। तो वही पहला पॉइंट चल रहा है कि एटॉमिक साइज कंटिन्यू इंक्रीजेस करते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं। अब देखो 13 ग्रुप, जो कि मुझे 3 से लेकर 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक नहीं पढ़ना है। इन्हीं को हम लोगों ने कहा था ट्रांजिशन मेटल। तो जो ट्रांजिशन मेटल है बेटा वो हमें नहीं पढ़ना। ट्रांजिशन मेटल इसमें हमें साइज नहीं देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है। तो अब हमारे कोर्स में बचा क्या, इनको डी ब्लॉक भी कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमें डी ब्लॉक नहीं पढ़ना। तो अब बताओ अगर हम लोग सीधे आ जाते हैं 13 ग्रुप, 13 ग्रुप, और सच पूछो तो यही इंपॉर्टेंट ग्रुप है।
यानी पी ग्रुप जहां से शुरू हुआ है, डी ब्लॉक खत्म हुआ, उसके बाद 13वां ग्रुप। पढ़ने के हिसाब से हम अपना कह सकते हैं इसको तीसरा ग्रुप, पढ़ने के एतबार से, क्योंकि शुरू में 2 पढ़ा, उसके बाद अब तीसरा पढ़ रहे हैं, बीच में तो ये ग्रुप पढ़ ही नहीं रहे। तो हम 9th-10th लेवल पे पढ़ने के हिसाब से कह सकते हैं कि ये हमारा तीसरा ग्रुप है। वैसे 13 ग्रुप का कोड अगर आप देखें तो ये भी सेकंड पीरियड से ही शुरू होगा बेटा, पहली उंगली से नहीं शुरू होगा। तो इसका कोड हमने पढ़ाया था बाल गंगा इंडियन तिलक। अच्छी बात यह है कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं आया। अब आप देखें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आप 7वें तक गए थे। हाय ली ना करूं रब से फरियाद, 7वें तक गए थे। लेकिन आप जैसे ही 13वें ग्रुप में आते हैं, बाल BAL बाल गंगा इंडियन तिलक, यानी इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई नहीं है। और ये बताया गया था कि बोरॉन एक तरह से सेमी मेटल है या मेटेलॉइड है। वैसे अगर बोरॉन के बारे में आता है कि बोरॉन क्या है और ऑप्शन में आपको मेटलॉइड न मिले तो आप नॉन मेटल मारेंगे, क्योंकि इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती जुलती है, बहुत कम प्रॉपर्टी है जो मेटल वाली है। इसीलिए इसको सेमी मेटल कहा गया है कि पूरी तरह से नॉन मेटल नहीं है, थोड़ा बहुत मेटल भी है, बट नॉन मेटल प्रॉपर्टी इसके अंदर ज्यादा डोमिनेंट है। तो बोरॉन के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन में मिल गया है मेटलॉइड तब तो ठीक है, मेटलॉइड। अगर मेटलॉइड ऑप्शन में ना हो, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में से आपको चूज करना हो, तो आप नॉन मेटल चूज करेंगे। बोरॉन इज अ नॉन मेटल बट मोस्टली मेटलॉइड। उसके अलावा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका अगर रियल नाम बोलूं तो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब के सब क्या है बेटा? मेटल, सब के सब मेटल है। अच्छा, मेटल पढ़ाने का एक आसान सा कोड ही पढ़ा रहा हूं, हालांकि मेटल वगैरह हम लोग पीरियड टेबल के शुरू में ही डिस्कशन में पढ़ा चुके थे। अगर आपसे पूछे मेटल कौन है और वो नाम दे दे, तो नाम के लास्ट में देखिएगा, अगर आपको यम मिल जाए, नाम के लास्ट में यम मिल जाए, या तो नाम पता हो या वो नाम दे दे, तो आप बोल दो मेटल। अब आप देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सबके लास्ट में यम लगा हुआ है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बस बोरॉन में नहीं लगा हुआ था, तो बोरॉन मेटल नहीं है। जिसके लास्ट में यम लगा हुआ है मेटल है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दीज आर मेटल। तो जिसके लास्ट में यम लगा हुआ है वो 100% मेटल है, इसमें कोई शक नहीं। और एल्युमिनियम के बारे में कहते हैं मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल पाया जाता है तो वो है एल्युमिनियम। तो खैर ये 13 ग्रुप में हमें पढ़ने हैं 5 एलिमेंट, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप ये मुझे बताएं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं क्या साइज बढ़ता चला जाता है? मैं एटॉमिक नंबर की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए मैं लिखूंगा बोरॉन का तो हमें पता ही है कि 5 होता है, एल्युमिनियम का पता ही है 13 होता है। अब गैलियम 20 तक में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? इसमें 18 जोड़ना है। अब सोचो, इसमें अगर 18 जोड़ोगे तो ये 31 हो जाएगा बेटा। इसमें फिर से 18 जोड़ोगे 49 हो जाएगा। अब 2 बार 18 जोड़ चुके, 13 में 18 जोड़ चुके, फिर 18 जोड़ चुके, अब 32 जोड़ना है बेटा। 32 जोड़ने पर 81, यानी एटॉमिक नंबर भी बआसानी याद हो रहा है हमें। और 9th-10th लेवल पे अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं तो बड़ी बात है। जनरली लोगों को 11th-12th में याद नहीं होता एटॉमिक नंबर पूरे एलिमेंट का, तो वो एक ट्रिक है जिससे हम याद करवा रहे हैं आपको। एक पैटर्न दे दिया, उस पैटर्न पे आप करते रहिए, बआसानी समझ में आ जाएगा। खैर, खेल जो है वो यहाँ कुछ और है। कुछ और ये है कि आपको क्या बताया गया है अभी तक, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर भी आप यही सोच रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, यही बात है और क्या है। बट इसको मैं इस वक्त लिखूंगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ये हमें ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए, और दिख इस वजह से भी रहा है कि बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 3। इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3।
और इसका कॉन्फ़िगरेशन चूंकि 20 के ऊपर हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको, क्योंकि मैंने याद है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने 20 के ऊपर भी पढ़ा था अपने रूल के हिसाब से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2 8 18 3, जोड़ लो 31 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 10 हो गया बेटा, और ये 10 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होंगे चूंकि 13वां ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर आप बाकायदा कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते चले जाएं तो आपको पता चलेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सेकेंड ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप में सेम है 13 ग्रुप के। तो आप यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि इसके अंदर 2 ऑर्बिट, इसके अंदर 3, इसलिए 2 से बड़ा 3, इसके अंदर 4 तो ये बड़ा। मगर मैं आपको पहले ऑर्डर लिख दूं कि ऑर्डर है क्या। इसका जो सही ऑर्डर है वो ये है, बोरॉन से बड़ा एल्युमिनियम तो है, लेकिन एल्युमिनियम गैलियम में एल्युमिनियम बड़ा है गैलियम से, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। यानी एक ही जगह ऑर्डर गड़बड़ाया है एल्युमिनियम और गैलियम में, यही एक्सेप्शन है। सब जगह पूरे ग्रुप में आप देखोगे कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ यहीं पे एक्सेप्शन है 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में गैलियम और एल्युमिनियम के ऑर्डर में एक्सेप्शन है। हालांकि गैलियम के अंदर ऑर्बिट ज्यादा है, एल्युमिनियम में ऑर्बिट कम है, फिर भी कम ऑर्बिट होने के बाद भी इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। हालांकि आपको भी रीज़न नहीं जानना, मैं रीज़न ज़रूर लिख दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा और मैं समझाना जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप बस इसको एक्सेप्शन के नाम पर याद कर लो। क्योंकि यही बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको ये ऑर्डर याद है, और कभी भी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इवन कि IIT वाईटी में भी आया है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, सिर्फ आते हैं क्वेश्चन के ऑर्डर बताओ, क्योंकि इसका ऑर्डर ही अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो जनरल ट्रेड को फॉलो नहीं करता है। तो बोरॉन और एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम में याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है इन तीनों में, क्योंकि एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन बोरॉन एंड एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम। बोरॉन से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बोरॉन के नीचे है, बोरॉन में 2 ही ऑर्बिट, इसमें 3, तो बोरॉन से तो बड़ा था ही एल्युमिनियम, गैलियम से बड़ा हो गया है। इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि गंगा छोटी हो गई है, ऐसा मानना है। एल्युमिनियम बड़ा नहीं हुआ है, एल्युमिनियम जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है। गैलियम को चूंकि बड़ा होना था, लेकिन गैलियम बड़ा नहीं हो पाया, उसका साइज छोटा हो गया। यानी ऐसा मान के चलना है कि नदी सूख गई है, गंगा, इसलिए मैं कहता हूँ इसका कोड गंगा है। तो मैं ऐसा कहानी बनाता हूँ कि गंगा जो है नदी वो सूख गई बेटा, सूख जाने पे क्या हुआ है कि वो नदी छोटी हो गई, उसकी चौड़ाई वराई कम हो गई। तो जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि गैलियम का साइज या गंगा होना चाहिए था, उतनी बड़ी गंगा है नहीं, गंगा छोटी हो गई, इसीलिए ये ऑर्डर है। अच्छा, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये तो ग्रुप के पोजीशन के हिसाब से लिखा है कि पहले मुझे ऊपर मिलता है बोरॉन, फिर मिलता है एल्युमिनियम, फिर मिलता है गैलियम, फिर मिलता है इंडियम, फिर थैलियम, और फिर मैंने कहा कि बोरॉन से बड़ा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बड़ा हो गया है गैलियम से भी, और उसके बाद गैलियम से बड़ा है इंडियम, इंडियम से बड़ा है थैलियम। तो ये तो मैंने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की पोजीशन है उस हिसाब से लिखा है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशन भी हो गया और कहा जाएगा कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन भी हो गए, कंटिन्यू इंक्रीजिंग। इसको खाली पोजीशन बोलेंगे, इसको कंटिन्यू इंक्रीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो 13 ग्रुप में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। लेकिन मेरा यहां पे 2 सवाल है, दोनों सवाल का आंसर एक ही है। सवाल ये है, इसका कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अगर मुझे लगातार बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? और दूसरा सवाल, एल्युमिनियम तो इन दोनों से बड़ा है, बोरॉन से भी और गैलियम से भी। आपको बताना है बोरॉन और गैलियम में कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं एल्युमिनियम से छोटे हैं और दोनों से बड़ा है एल्युमिनियम। मगर इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? बोरॉन और गैलियम में कौन बड़ा कौन छोटा, इस ऑर्डर से तो पता नहीं चल पा रहा, इस ऑर्डर से पता नहीं चल पा रहा कौन बड़ा कौन छोटा। बाकी जगह पता चल रहा है, बाकी जगह चूंकि कंटिन्यू इंक्रीज किया तो पता चल रहा है, बाकी जगह पता चल रहा है। तो ऑर्बिट पर ही डिपेंड करता है ग्रुप में
मगर एक्सेप्शन है बेटा, याद रखना एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ 13 ग्रुप तुम्हारा, वो भी गैलियम एक्सेप्शन हो गया है। गंगा नदी छोटी हो गई है, होना चाहिए था गंगा नदी को बड़ा, लेकिन गंगा नदी छोटी हो गई है। मैं रीज़न लिखवा दूंगा किस वजह से है, बस आप उसको याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अब ऑर्डर लिख देता हूँ इंक्रीजिंग वाला, ये ऑर्डर भी सही है, दिस इज़ करेक्ट ऑर्डर। बट जो सही ऑर्डर लिखने का तरीका है वो ये है कि बोरॉन से बड़ा होगा गैलियम और गैलियम से बड़ा होगा एल्युमिनियम। यानी गैलियम यानी गंगा थोड़ा सा छोटी हुई है, इतनी भी छोटी नहीं हुई है कि बोरॉन से छोटी हो जाए, सिर्फ एल्युमिनियम से छोटी हुई। हालांकि एल्युमिनियम से बड़ा होना था इसको, गैलियम को, बट गैलियम छोटा हुआ है स्लाइटली, थोड़ा सा, इसीलिए बोरॉन छोटा है, बोरॉन से बड़ा गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम। ये दोनों के दोनों ऑर्डर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जो नीचे वाला ऑर्डर लिखा है ना मैंने, वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो सबके बीच में संबंध बता रहा है कि इंडियम एल्युमिनियम में कौन बड़ा है। क्योंकि यहां यह भी कंफ्यूजन था कि एल्युमिनियम और इंडियम में कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों का दोनों गैलियम से बड़ा था, गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम भी था, गैलियम से बड़ा इंडियम भी था। तो इंडियम और एल्युमिनियम और इंडियम में कौन बड़ा है, इस ऑर्डर में पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस ऑर्डर में सब कुछ पता चल रहा है कि इंडियम बड़ा है भाई एल्युमिनियम से, इंडियम बड़ा है गैलियम से, इंडियम बड़ा है बोरॉन से, इंडियम छोटा है थैलियम से। तो ये लगातार इंक्रीजिंग वाला है, ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा कि 13th ग्रुप में बोरॉन वाला जो फैमिली है हमारा, उसमें एल्युमिनियम गैलियम में गैलियम छोटा हो गया है। तो मैं लिख रहा हूं गैलियम इज slightly less than aluminum due to transition contraction। मान लो कुछ होता है, जब हायर क्लास में आओगे तब बताएंगे ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। ये 13 ग्रुप से 3 से 12 ग्रुप तक उसी को ट्रांजिशन कहते हैं, उसी में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से गैलियम पे फर्क पड़ जाता है। तो समझो ये जो डी ब्लॉक है ना, ये फर्क डालता है बेटा गैलियम पर, जिसकी वजह से गैलियम क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है साइज में। तो ये है हमारे पास 13 ग्रुप, खासतौर से एक्सेप्शन। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ अक्सर बाल गंगा इंडियन तिलक। मैंने पढ़ाया था, कुछ लोग इसको बैगन आलू गाजर इन थैला भी बोलते हैं, लेकिन गाजर बोलने पर फिर वो साइज़ वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने जो बनाया है कोड उसके हिसाब से कहानी है, कहानी पे बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है गंगा बोलने से कि हमें साइज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो 13 ग्रुप इज द एक्सेप्शन, वरना पहला जो हमारा फैक्टर था वो यही बता रहा था कि एटॉमिक साइज कंटिन्यू बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कंटिन्यू बढ़ेगा। इन जनरल अगर क्वेश्चन आता है तो आप 13 ग्रुप को एक्सेप्शन मानेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा ग्रुप में क्या होता है तो आप बोलोगे इंक्रीज करता है। ये मत सोचोगे कि भाई 13 ग्रुप में एक्सेप्शन था, वो तो है ही 13 ग्रुप में। अगर क्वेश्चन 13 ग्रुप पर पूछेगा तब आप ऑर्डर ये लिखेंगे। बट इन जनरल अगर क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या होगा, मैंने नोट्स के पॉइंट लिखवाए थे तो उसमें लिखवाया था आपको इंक्रीज, वहां पे कोई एक्सेप्शन का जिक्र नहीं किया था। वो जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तब बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रुप में एक जगह अगर कोई चीज ऑर्डर बिगड़ जाता है तो उसको हम रूल नहीं मानते, उसको हम एक्सेप्शन मानते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 13 ग्रुप में एक्सेप्शन है, उसके अलावा हर ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा। तो अब जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं 14th ग्रुप। 14 ग्रुप में क्या होगा बेटा, 14 ग्रुप में है कै सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, यही है क्या हमारे पास। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एटॉमिक नंबर लिख पाएंगे क्या, इसका एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का और इसका 14। अब जरा देखो, ये तो 20 के ऊपर है, इसमें 18 जोड़ो 32, इसमें 18 जोड़ो 50, इसमें 32 जोड़ दो, एटॉमिक नंबर आ गया। और लगातार साइज इंक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऊपर से नीचे आएंगे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ेगी, ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। 15th ग्रुप निक्टोजेन फैमिली, निक्टोजेन फैमिली कहा था या निकोजेन, नाना पापा आंटी सब बीमार।
इसमें क्या बताया था, कार्बन एक नॉन मेटल है, 14 ग्रुप में आ रहे हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सॉलिड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा जिस्म जो है ना वो कार्बन का बना हुआ है बेटा, सारे सेल कार्बन के बने हुए हैं, सेलुलोज, ग्लूकोज, स्टार्च, जो भी आप पढ़ें सब कार्बन का बना हुआ है। तो कार्बन के कंपाउंड दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब कार्बन से बने हैं और कार्बन 14th ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, टेट्रावैलेंसी है। कार्बन कंपाउंड में आपको डिटेल में बताएंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन इज द नॉन मेटल। सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इस ग्रुप में मेटलॉइड है और सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड्स है। उसके बाद एसएन मतलब सुनो और पीबी, ये दोनों मेटल हैं बेटा। अच्छा, ये वो मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कोड पढ़ाया था, सुनो सब जन की आस हो तुम प्रभु अल्लाह, तो उसमें यही सुनो और प्रभु आ गया। तो याद रखिएगा टोटल 5 मेटल हैं जो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 2 आपको पता होता है, 2 कौन कौन से हैं, जिंक और एल्युमिनियम। जिंक एल्युमिनियम ये 2 बहुत फेमस हैं, ये एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। ये एसएन और पीबी ये दोनों भी हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 मेटल हो गए बेटा, 4 मेटल तो यहीं पे समझ गए। और 5वां मेटल जो सेकंड ग्रुप में पढ़ा है ना, बी बेटा, उसको भी कहते हैं, वो बताया था मैंने, एम्फोटेरिक बनाता है। सेकंड ग्रुप में जो बी है, बेरिलियम यानी बेटा, उसको हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक। तो एक तो सेकंड ग्रुप हो गया, एक 14 ग्रुप के 2 एलिमेंट हो गए लास्ट के, और 2 तो आपको याद ही है, एल्युमिनियम और जिंक। तो कुल मिलाकर ये 5 मेटल है जो एम्फोटेरिक बनाते हैं। खैर, तो ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया समझाने के लिए। असल तो हमें पढ़ना है 15वां ग्रुप। 15वां ग्रुप को निक्टोजेन फैमिली भी कहते हैं या निकोजेन। इसके पहले एटॉमिक नंबर देख लेता हूं मैं। दिस इज 7, दिस इज 15। अब ये 20 के बाद है तो 15 में 18 जोड़ोगे 33, फिर इसमें 18 जोड़ोगे बेटा 51, फिर इसमें 32 जोड़ोगे 83। नाइट्रोजन नॉन मेटल हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फास्फोरस नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड है, कार्बन की तरह सॉलिड है और P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि ये जो आर्सेनिक है, आंटीज को कहा था, और सब ये दोनों के दोनों जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, यानी ये दोनों के दोनों मेटलॉइड्स हैं। इसमें जो Sb है ना बेटा, ये बनाता है एम्फोटेरिक। समझ में आ रहा है, ये बनाता है एम्फोटेरिक और साथ में ये भी बनाता है एम्फोटेरिक। यानी जब भी एम्फोटेरिक बनते हैं तो पेयर में बनते बेटा, जैसे ये दोनों पेयर बना रहा है मेटल, वैसे ही ये दोनों। यही मैंने कोड पढ़ाया था, सुनो सब जन मतलब जिंक की आस हो प्रभु अल्लाह। तो ये 7 तो आपके मेटलॉइड्स आ गए, यानी एक मेटलॉइड बेरिलियम है, एक मेटलॉइड जिंक है, एक एल्युमिनियम है, उसके अलावा ये दोनों टिन और लेड, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी। इसका हालांकि कोड मैंने दे दिया है, लेकिन आपको पीरियड टेबल में भी एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। बिस्मथ मेटल है बेटा, 15वें ग्रुप में यही आखिरी मेटल है, इसके बाद अब मेटल नहीं आएंगे, मेटल खत्म हो गए। मेटल पहले ग्रुप से आया है 15वें ग्रुप तक, बिस्मथ पे आके एंड हो गया, अब आगे मेटल नहीं मिलेंगे। खैर, साइज की जहां तक बात है, ऊपर से नीचे आइएगा साइज बढ़ेगा, नो एक्सेप्शन। सिर्फ 13 ग्रुप में एक्सेप्शन है बेटा, उसके अलावा कहीं एक्सेप्शन का नामो निशान नहीं है। 16 ग्रुप को कैल्कोजेन फैमिली कहते हैं। उस से टीपो, उससे टीपो, लगातार साइज बढ़ेगा, नो एक्सेप्शन, बिल्कुल सही बात है। ऊपर से नीचे आइएगा साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने पर ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट के बढ़ने पे साइज बढ़ेगा। तो साइज तो बढ़ना है बेटा, साइज बढ़ना है। चलो एटॉमिक नंबर देखो, 8, 16, 20 के बाद है, 16 में क्या जोड़ेंगे 18, फिर क्या जोड़ेंगे 18, फिर क्या जोड़ेंगे 32। साइज लगातार इंक्रीज, साइज will continue increases। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सबसे मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल बाय मास, जबकि हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल बाय नंबर। नंबर के हिसाब से पूछेगा तो हाइड्रोजन है, और अगर मास की वजह से पूछेगा तो ऑक्सीजन है। सल्फर सेलेनियम दोनों 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 8, S8 Ase8, दोनों के दोनों सॉलिड नॉन मेटल हैं और ये दोनों के दोनों मेटलॉइड्स हैं, इसमें एक भी मेटल नहीं आया। 17वां ग्रुप जो है
दिस इज हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसी को मैंने कहा था फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आइसक्रीम, ऐट। तो अब बताओ इसका वैलेंस एटॉमिक नंबर 9, इसमें हम क्या जोड़ेंगे बेटा? 8, 17, यहाँ तक तो पता ही है। अब यहाँ 20 के बाद 18 जोड़ दे, 18 जोड़ दे, 32 जोड़ दे। क्या एटॉमिक साइज लगातार बढ़ेगा? बिल्कुल। फ्लोरीन भी 2 के फॉर्म में, क्लोरीन भी 2 के फॉर्म में, ब्रोमीन भी 2 के फॉर्म में, आयोडीन भी 2 के फॉर्म में, एस्टेटीन भी 2 के फॉर्म में। एस्टेटीन को कहते हैं दुनिया का सबसे रेयरेस्ट सब्सटेंस। दुनिया में सबसे कम अगर अमाउंट में कोई पाया जाता है तो वो एस्टेटीन पाया जाता है। एस्टेटीन इज द रेयरेस्ट सब्सटेंस, इससे कम दुनिया में कोई नहीं पाया जाता। फ्लोरीन गैस है बेटा, क्लोरीन गैस है बेटा, ये थोड़ी हल्की गैस है, ये क्लोरीन थोड़ी भारी गैस है, चूंकि मास ज्यादा है क्लोरीन का इसलिए भारी गैस है। ब्रोमीन लिक्विड है, एक वाहिद ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड, क्योंकि बाकी सब सॉलिड हो रहे हैं या गैस हो रहे हैं, तो नॉन मेटल लिक्विड अगर कोई पूछा जाए तो ब्रोमीन। आयोडीन कहा जाता है कि एक तरह से ऐसा नॉन मेटल है जिसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है बेटा। ब्रेन ट्यूमर उमर या कैंसर वैंसर के लिए इसको डिटेक्ट किया जाता है। कोबाल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके आयोडीन के भी आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, आयोडीन जो है ना वो ग्वाइटर, घेंघा जो होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड आप कहें वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग कहते हैं आयोडीन वाला नमक खाया करें, यानी नमक के अंदर आप आयोडीन का इस्तेमाल करें तो आयोडीन की कमी की वजह से जो बीमारी हो सकती थी वो नहीं होगी। दूसरी बात, आयोडीन के अंदर चमक भी होता है। नॉन मेटल जनरली जो होते हैं वो डल अपीयरेंस के होते हैं, लेकिन आयोडीन के अंदर क्या होता है? लस्टर होता है। तो एस्टीन के बारे में तो मैंने बता दिया, रेयरेस्ट सब्सटेंस है, पढ़ना यही चारों के बारे में है। दोनों गैस, लिक्विड, सॉलिड, सब के सब 2 के फॉर्म में यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आखिरी ग्रुप है 18th ग्रुप। फिर से ये पहले से शुरुआत होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या ये 6 इनॉर्ड गैसेस हैं? ये 6 इनॉर्ड गैसेस हैं। इनका साइज कंटिन्यू बढ़ता जाता है, इनका साइज कंटिन्यू बढ़ता जाता है। तो अब आप देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके अलावा इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। वही तरीका 20 तक का तो आपको पता ही था, 18 जोड़ा, 18 जोड़ा, 32 जोड़ा। और इनॉर्ड गैस तो वैसे भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनॉर्ड गैस में एक जेनॉन ही है जो रिएक्शन करता है, वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन से करता है, क्योंकि ये दोनों आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर के हैं, यानी तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, विड्रॉ करने की ताकत इन दोनों की ज़्यादा होती है। तो ये इनॉर्ड गैस से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इसको रिएक्शन करने पर मजबूर कर देते हैं। तो जब ये बात नहीं पता थी लोगों को कि जेनॉन भी रिएक्शन करता है, तब इस ग्रुप को कहा गया था इनॉर्ड ग्रुप। इनॉर्ड का मतलब कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब पता चल गया कि नहीं, इस ग्रुप में से एक एलिमेंट ऐसा है जो रिएक्शन करता है, और बाद में पता चला कि क्रिप्टन भी करता है, लेकिन क्रिप्टन उतने आसानी से नहीं करेगा जितनी आसानी से जेनॉन करेगा। यानी जेनॉन बहुत आराम से कर लेता है, क्रिप्टन बहुत मुश्किल से करेगा, बट कर लेगा। तब इसको बाद में नाम बदल के रख दिया गया नोबेल गैसेस। नोबेल के मतलब होते हैं मुश्किल से रिएक्शन करें। तो 6 में से कोई 1 या 2 गैस रिएक्शन कर रहा है, वो भी थोड़ा मुश्किल से और स्पेसिफिक इन्हीं दोनों एलिमेंट की वजह से, बाकी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नोबेल गैसेस। वैलेंसी 0 है, इसलिए इसका नाम 0 ग्रुप भी है। बाकी मॉडर्न पीरियड टेबल में 18वें नंबर पे इसको रखा गया है, इसलिए 18th ग्रुप कहो, 0 ग्रुप कहो, या इनॉर्ड गैस कहो, एरोजन कहो चूंकि सब के सब एयर हैं, या फिर नोबेल गैसेस कहा जाए। तो ये हमारे पास आप देखें ग्रुप में हमने देखा, ऊपर से नीचे आने पर हर ग्रुप में क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है? तो हाँ, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेप्शन बस याद रखिएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज रिड्यूस्ड हो गया था और एल्युमिनियम बड़ा हो गया था वहाँ।
तो एल्युमिनियम या तो मोस्ट अबंडेंट है, इस वजह से आप याद रखिए कि बड़ा होगा। कोड के तौर पे याद करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा तादाद में है तो बहुत ज़्यादा होगा। या फिर आप ये मान लीजिए गंगा नदी छोटी हो गई है, इस वजह से गैलियम का साइज रिड्यूस्ड हो गया। तो याद करने के लिए आप कोई भी कहानी मान सकते हैं, या तो मोस्ट अबंडेंट से एल्युमिनियम को बड़ा मान लीजिए या आप गैलियम को गंगा मानते हुए छोटा मान लीजिए। तो ये तो पहला फैक्टर था जो फिगर और डेफिनेशन से समझ में आ रहा था एटॉमिक साइज का। अब सवाल ये उठा, अगर कोई दो एटम है और उनके अंदर ऑर्बिट आपस में बराबर है तो क्या साइज बराबर होगा? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमें यही समझ में आता है कि यार एक चीज़ अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ घटा रहे हैं तो दूसरी घटेगी। अगर ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी नहीं बढ़ेगी ना घटेगी। डायरेक्टली का यही मतलब होता है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होने का मतलब अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, कांस्टेंट रहने पर साथ नहीं देगा। वैसे प्रोपोर्शनल का मतलब ये बात बिल्कुल सही थी, अगर कंप्लीटली 100% प्रोपोर्शनल होता तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर घट रही है तो फिर दोनों चीज़ें घटेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ 100% एटॉमिक साइज है वो ऑर्बिट का 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। बस अगर ऑर्बिट बदलेगा तब रेडियस बदलेगा, अगर ऑर्बिट नहीं बदलेगा तब भी साइज बदलेगा, क्योंकि साइज कभी भी सेम नहीं होता। किसी दो अलग अलग एलिमेंट के साइज बराबर नहीं होते, चाहे ऑर्बिट बराबर हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, कुछ भी बराबर हो जाए, दो एलिमेंट का ना तो प्रोटॉन बराबर हो सकता है ना साइज बराबर हो सकता है। यही बात मान लीजिए, ना तो प्रोटॉन बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर कभी बराबर नहीं होगा दो अलग अलग एलिमेंट का। जब प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे तो आप मान लीजिए साइज भी बराबर नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सेकंड में कि अगर मान लिया जाए इफ number of orbit is same or constant, then atomic size is determined by another factor, that is Z effective। Z इफेक्टिव से निकालते हैं बेटा। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये Z इफेक्टिव क्या है, व्हाट इज Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव के बारे में लिखिए Z माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला है Z इफेक्टिव का। और ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई होगा, अप्लीकेबल इन पीरियड। तो पीरियड में Z इफेक्टिव पर एटॉमिक साइज डिपेंड करेगा और ग्रुप में ऑर्बिट पर, ग्रुप में ऑर्बिट पे। यही ग्रुप और पीरियड का नाम है पीरियोडिक टेबल। ग्रुप और पीरियड का ही बना है पीरियड टेबल। तो यही दो फैक्टर है बेटा, एक ऑर्बिट, ऑर्बिट तो समझ में आता है, Z इफेक्टिव में समझना है और पीरियड में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो एक तो Z इफेक्टिव हो गया Z माइनस सिग्मा। दूसरी बात, Z इफेक्टिव को मैं कहता हूं अट्रैक्शन। अभी मैं आगे समझाऊंगा, इसका नाम है बेटा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच के जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग कहते हैं Z इफेक्टिव। अब सोचो, अभी से पहले तक हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट की जो दूरी है उसको एटॉमिक साइज, तो अगर ऑर्बिट बढ़ता चला गया तो साइज बढ़ता चला गया। लेकिन अब हम अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। अट्रैक्शन का मतलब हुआ न्यूक्लियस ने ऑर्बिट को अपने पास खींच लिया या ऑर्बिट खींच लेगा न्यूक्लियस को। भाई साइज तो दोनों सूरत में कम होगा, चाहे न्यूक्लियस ऑर्बिट की तरफ चला जाए या ऑर्बिट न्यूक्लियस की तरफ चला है। तो साइज हमेशा कह सकते हैं आप Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो साइज को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव।
तो z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा साइज। तो पहला फैक्टर था डायरेक्टली, दूसरा फैक्टर है इनवर्सली। अब चूंकि यहीं पर सारी बातें समझनी है तो फिर से वैसे ही नोट्स के तौर पे आप लिख लीजिए कि पीरियड में क्या क्या होता है, फिर यहां से जब समझाएंगे तब वापस आकर बताएंगे कि इन पीरियड आपको क्या समझना है। तो इन पीरियड आपको समझना है नंबर 1, पहली बात, फर्स्ट नंबर 1 पहली चीज वो ये कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट, n का मतलब समझिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। अच्छा, अगर ऑर्बिट सेम है बेटा तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैंने कहा था n और सिग्मा में बड़ा गहरा संबंध है। अभी समझाएंगे तब बताएंगे क्या संबंध है, किसको कहते हैं। तो आप समझिए अगर n कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट होगा। तीसरी बात, z यानी एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज, ये तो ऑलवेज इंक्रीजेस, ग्रुप हो या पीरियड, दिस फैक्टर इज ऑलवेज इंक्रीजेस। पूरे पीरियोडिक टेबल में z की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसी पे सजाया गया था। और चौथा फैक्टर है बेटा z इफेक्टिव। z इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि हम लोग z इफेक्टिव को z भी कहते हैं, यानी कुल मिला के एटॉमिक नंबर को अभी अपने लेवल पर। हालांकि मैं कहना पसंद नहीं करता हूं, मैं बताऊंगा क्यों नहीं करता हूं। आप z को z इफेक्टिव अभी अपने लेवल पे मानिए। तो अगर z बढ़ रहा है तो z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। हालांकि मैंने क्यों कहा कि मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मैंने अभी सिखाया है आपको ग्रुप में z की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी, लेकिन z इफेक्टिव ग्रुप में कांस्टेंट रहेगा। तो z के बढ़ने पर z इफेक्टिव बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी आप मानिए कि z के बढ़ने पर z इफेक्टिव बढ़ रहा है। z इफेक्टिव अट्रैक्शन था बेटा, अगर z इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या हम लोग कहेंगे साइज हमारा, लिख देता हूं मैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज r, एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो पीरियड में साइज डिक्रीज करेगा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। ग्रुप में इंक्रीज करेगा ऑर्बिट की वजह से, पीरियड में डिक्रीज करेगा z इफेक्टिव की वजह से। जो हमारे पास फैक्टर है ना वो दोनों इंक्रीज करते हैं। ग्रुप में फैक्टर था ऑर्बिट, ऑर्बिट इंक्रीज करता है, क्योंकि ऑर्बिट के साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इसलिए साइज भी इंक्रीज करेगा। पीरियड में जो फैक्टर हमारा है वो z इफेक्टिव है, z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो हमारा साइज डिक्रीज करेगा। नाउ अब हम इधर लिखेंगे टर्मोलॉजी को, उसके बाद इधर एक्सप्लेन करेंगे इन सारे टर्मोलॉजी को कि वो क्या क्या था, और यहीं से आपका हाई लेवल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो आप समझिए, पहले मैं z को एक्सप्लेन करूंगा, z क्या है। तो आपको सिर्फ इतना ही पता था कि z न्यूक्लियर चार्ज है, सिर्फ आप इतना ही जानते थे कि एटॉमिक नंबर है। अब मैं आपको बताऊं z सिर्फ एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, z क्या है तो कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स एक्टेड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कहां लगता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर। जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसको वो क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचना चाहेगा। इसीलिए कहते हैं Z फेवर करता है, फेवर टू डिक्रीज या डिक्रीजेस द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को घटाने का काम करता है। जबकि सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसका नाम है सिग्मा। और सिग्मा क्या करता है, फेवर टू डिक्रीज दी, सॉरी, फेवर टू इंक्रीज,
ये बढ़ाता है बेटा, फेवर टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, क्योंकि रिपल्सन के बाद दूर दूर चले जाएंगे। तीसरी बात, जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव, इसका वैसे तो पूरा नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव को ही शॉर्ट में लिखा गया है EFF, ये पूरा इफेक्टिव है वर्ड, इफेक्टिव, और जेड को कहा गया था न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका नाम हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है? तो कहते हैं नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और ये क्या करता है? ये हमेशा फेवर करेगा, फेवर टू डिक्रीजेस द एटॉमिक साइज को। तो आप ये मान के चलिए कि हमेशा दो ही चीज़ें हैं, एक है जेड इफेक्टिव और दूसरा है हमारे पास ऑर्बिट। बस इन्हीं दोनों पे काम होना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आपको पहले भी फॉर्मूला पढ़ाया गया था, Z माइनस सिग्मा। अब ये क्यों पढ़ाया गया है बताया जाएगा। तो मैं जानबूझकर दो एलिमेंट को कंसीडर करता हूँ। एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ लिथियम और एक ले लेता हूँ फ्लोरीन। स्ट्रक्चर तो मैं नीचे बनाऊंगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 और क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7। यहाँ समझ में आ गया कि n की वैल्यू कितनी है 2। ये जो मैंने लिखा है दो एलिमेंट लिथियम और फ्लोरीन, ये लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। चूँकि एटम है तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। आयन होता तो चार्ज आता। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 और 2 7 हो गया। अब बताओ क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 होगा, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट भी 2 होगा, 2 ही ऑर्बिट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, वैसे भी 2 होने हैं, क्योंकि अगर हम लोग पहले ग्रुप का कोड करेंगे तो हाई के बाद ली बोलेंगे, दूसरी उंगली पे ली आ रहा है। और ये है 17वें ग्रुप में, 17वां ग्रुप शुरू ही 2 से होता है। बस पहला और आखिरी ग्रुप पहली उंगली से शुरू होता है, पहला और आखिरी मतलब 18वां। तो 17वां तो 2 से शुरुआत हुई है, यही है फ्लोरीन। तो इसके अंदर तो 2 ही ऑर्बिट होंगे, कॉन्फ़िगरेशन से भी देख लिया हम लोगों ने, और साथ में यहाँ हम लोगों ने फिंगर वाला जो अपना ट्रिक था उससे भी देख लिया। तो 2 ऑर्बिट है बेटा, तो ऑर्बिट तो सेम हो गया। अब ऑर्बिट सेम हो गया है तो अब आप कैसे देखेंगे? तो अब मैं बता रहा हूँ सिग्मा किसको कहते हैं। सिग्मा कहते हैं अंदर का जितना इलेक्ट्रॉन बाहर के जितने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे। तो आप हमेशा अंदर का इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2। तो इसका हम मान लेते हैं रिपल्सिव फोर्स 2 है। यहां पर भी अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्सिव फोर्स कितना है? 2। रिपल्सिव फोर्स कितना है? 2। अब बताओ Z कितना है? 3। यहां पे Z कितना है? 9। Z इफेक्टिव कितना है? अब ऐसे ही कैलकुलेशन बताऊंगा। Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा, 3 में से 2 घटा दो 1। यहां पर Z इफेक्टिव क्या निकल कर आएगा? 7। तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, हालांकि Z भी बढ़ा है लेकिन सिग्मा कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है। अब इसको डायग्राम से समझिए, यहां पे सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि आपको मैं कंपेयर कर सकूं जो इधर लिखा है एक्सप्लेनेशन उससे, कि सिग्मा क्या है, Z क्या है और Z इफेक्टिव क्या है। ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो लिथियम का एक डायग्राम हम बना रहे हैं। लिथियम का डायग्राम अगर आप बनाओगे स्ट्रक्चर, तो आप पाओगे न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, हालांकि न्यूट्रॉन भी है बट न्यूट्रॉन तो मास को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये पहला ऑर्बिट है? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा ऑर्बिट है, इस दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। यही कॉन्फिगरेशन था 2 और 1। इसका मतलब साइज डिसाइड होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। अंदर का ऑर्बिट कहीं भी जाए उससे साइज थोड़ी डिसाइड होगा, साइज तो डिसाइड होगा बाहर के ऑर्बिट से। जैसे इस रूम का अगर मुझे साइज डिसाइड करना है तो ये वाल डिसाइड करेगा, अंदर का चेयर डिसाइड नहीं करेगा। चेयर को हम वाल से जाकर सटा दें, चेयर को अंदर ले आएँ, यानी ये पहला ऑर्बिट अंदर बाहर कहीं भी चला जाए उससे डिसाइड नहीं होना साइज। साइज हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डिसाइड होना है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्रोटॉन इस अंदर के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को भी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और इसका चार्ज पॉजिटिव है। ये 3 प्रोटॉन है बेटा, 3+ चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन क्या करेगा? खींचेगा। और प्रोटॉन ही क्यों खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं खींच पाएगा? तो ये बात भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि प्रोटॉन का जो मास है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 टाइम्स बड़ा है। 2000 टाइम्स। एक्चुअल वैल्यू तो 1837 है, यानी 1837 इलेक्ट्रॉन को तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए और प्रोटॉन को एक पल्ले पर रखिए, तब जाके बराबर होगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इसलिए प्रोटॉन ही खींच लेगा, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचे चले जाएंगे। इसी खींचने की वजह से साइज कम हो गया। जितना ज़्यादा प्रोटॉन अंदर खींचेगा उतना साइज कम करेगा। तो मैं इसी को, ये जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अंदर की तरफ खींचता है, इसी खींचने को जेड बोलते हैं। जेड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस लगा रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। तो अब कितना लगा रहा है? हमने मान लिया जितने प्रोटॉन है उतना लगा रहा है, ऐसे ही समझने के लिए। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैंने मान लिया कि जितने प्रोटॉन थे उतना फोर्स लगाया, तो चूंकि प्रोटॉन 3 थे तो 3 न्यूटन का फोर्स लगा अंदर की तरफ। अच्छा आप सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा तो अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो बेटा अंदर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे बाहर की तरफ। इसीलिए कहा था सिग्मा साइज बढ़ाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएगा तो साइज बढ़ेगा, और जेड अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर हमेशा 2 फोर्स लगता है। न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींचता है, और अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं तो वो उस इलेक्ट्रॉन को जो अंदर की तरफ आ रहा है उसको बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। इसी रिपल्सिव को हम लोग सिग्मा कहते हैं। सिग्मा कहते हैं रिपल्सिव फोर्स को। तो अंदर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो हमने माना 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 यूनिट से रिपेल किया, इसीलिए मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, इसलिए सिग्मा की वैल्यू 2। 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं इसलिए सिग्मा की वैल्यू 2। और ऑर्बिट तो 2 है ही, ऑर्बिट तो 2 है ही, तो ऑर्बिट सेम, सिग्मा सेम। अब बताओ जेड की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू दोनों घटेगी। दोनों घटेगी क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना लगा है। अब मान लो तुम ही हो, तुम्हें कोई आदमी इधर खींच रहा है 3 न्यूटन के फोर्स से, और इधर कोई खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, तो जाहिर सी बात है तुम इसी तरफ आओगे। लेकिन तुम इस तरफ आओगे किधर, कितने से? 1 न्यूटन के फोर्स से। हालांकि लगाया तो 3 है, लेकिन इधर भी तो लगा है। इसलिए मैंने कहा मैं पूरी तरह से Z को Z इफेक्टिव नहीं कहता, एटॉमिक नंबर को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं कहता। मतलब Z, बहुत सारे लोग Z कह देते हैं कि सीधे सीधे एटॉमिक नंबर देख लिया करो यार, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्सेप्ट में अगर आप जाएंगे ना तो सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं है बल्कि Z इफेक्टिव है। ये अगर एटॉमिक नंबर सोचेंगे तो ऐसा लगेगा 3-3 न्यूटन से अंदर आ रहा है, 3-3 न्यूटन से, लेकिन हकीकत क्या है? 2 न्यूटन से उधर भी जा रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हकीकत में नेट 1 न्यूटन से इधर आएगा, इसको कहेंगे Z इफेक्टिव। 1 न्यूटन के चार्ज से। और ये बात भी हमेशा याद रखिएगा, Z और सिग्मा की वैल्यू में Z हमेशा बड़ा होता है सिग्मा पर, इसीलिए फॉर्मूला बनता है Z माइनस सिग्मा। बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा देते हैं।
ये हमेशा ये देखिए z और सिग्मा में हमेशा बड़ा z होता है, z बड़ा होता है इसलिए z माइनस सिग्मा कहते हैं, कभी भी सिग्मा माइनस z नहीं कहते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई जाती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आया 1 न्यूटन से। हालांकि एटॉमिक नंबर 3 है लेकिन आ कितने रहा है, मतलब न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को 1 न्यूटन से। चलो बेटा फ्लोरीन देखते हैं। फ्लोरीन के अंदर क्या होगा, 9 प्रोटॉन होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी पहले ऑर्बिट में 2 ही होंगे, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में कितने हो गए बेटा, दूसरे ऑर्बिट में 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव कम या ज्यादा लगेगा, ऐसा सोचते हैं लोग, है ना। तो अब आपको मैं बताऊं होता क्या है। तो इस एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ आया ना, एक भी इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये सारे के सारे अंदर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिट पे ही सारे के सारे मूव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अपना ऑर्बिट चेंज करके अंदर आया तो समझो 7 आ गए, क्योंकि उसी ऑर्बिट पे मूव करना है, आगे पीछे नहीं। तो आपको हमेशा देखना है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ लगा है 9 न्यूटन का, क्योंकि मैंने कहा जितने प्रोटॉन उतना, लेकिन रिपेल कितने कर रहे हैं, अभी भी 2। अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर अट्रैक्शन लगा है 9 यूनिट का, इधर रिपल्सन लगा है 2 यूनिट का। तो Z इफेक्टिव कितना हुआ, कितने न्यूटन से इफेक्टिव जा रहा है, तो 7 से इधर जा रहा होगा बेटा। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो 2 ऑर्बिट है, लिथियम में 2, फ्लोरीन में भी 2, मगर न्यूक्लियस सेकेंड ऑर्बिट को खींच रहा है एक जगह 1 यूनिट से, एक जगह 7 यूनिट से। तो जहां 7 से खींच रहा है वहां ज्यादा खींच लिया, जहां 1 से खींचा होगा वहां कम खींचा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, लिथियम। था दो ही ऑर्बिट का, लेकिन खींचा बस 1 यूनिट से खींचा तो स्लाइटली कम हुआ। दूसरी जगह था वही 2 ऑर्बिट, लेकिन खींचा 7 यूनिट से, काफी अंदर आ गया। तो फ्लोरीन का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, हालांकि है 2 ही ऑर्बिट, लेकिन छोटा होने की वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन है ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा पीरियड में ऐसा ही होता है। तो मैं पहले एक बार पीरियड का ऑर्डर लिख देता हूँ, फिर मैं ग्रुप पे वापस आकर यही कॉन्सेप्ट लगाकर सोचूंगा कि आखिर ऐसा ग्रुप में क्यों नहीं हुआ, ग्रुप में ऑर्बिट पे ही क्यों डिपेंड किया, Z इफेक्टिव पे क्यों डिपेंड नहीं किया। तो अब मुझे बताया जाए, अगर हम लोग सेकेंड पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं बेटा। तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हम लोग नियॉन को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, इनॉर्ड गैस हम लोग अभी नहीं लेंगे। तो लिथियम का साइज बड़ा, बेरिलियम से साइज लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, हम लोग उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो इनॉर्ड गैस है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, रीज़न बताया जाए। तो रीज़न बताने के लिए हम लोग अब डायग्राम नहीं देखेंगे, सिंपली हम लोग लिख लेंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ये जो लिखा है ये Z वैल्यू है, इतना मान लेना ये Z वैल्यू है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, सबके सेम ऑर्बिट सेम हो गए। तो अब साइज कैसे निकलेगा, तो चलो सिग्मा देखते हैं बेटा। ये तो Z की वैल्यू हो गई, सिग्मा निकालो। सिग्मा अंदर के इलेक्ट्रॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 रिपल्सन, अंदर का इलेक्ट्रॉन 2 है। तो आपने देखा कि सब जगह अंदर के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो रिपल्सन सब जगह सेम था, बट अट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि Z की वैल्यू ज़्यादा है। ये जो आप दिखला रहे हैं नीचे ये Z था, तो Z इफेक्टिव बताओ।
क्योंकि मैंने कहा था हमारे पास दो ही फैक्टर हैं, पहला फैक्टर n अगर सेम हो गया तो अब z इफेक्टिव से निकालना है। z इफेक्टिव के लिए z और सिग्मा जानना चाहिए। तो z और सिग्मा बताओ। z यहाँ 3, सिग्मा 2, 3 में से 2 गया, z इफेक्टिव की वैल्यू 1। 4 है z की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू 2 है, 4 में से 2 गया, 5 माइनस 2, 6 माइनस 2, 7 माइनस 2, 8 माइनस 2, 9 माइनस 2। तो क्या समझ में आया कि z इफेक्टिव की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, z की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, n और सिग्मा कांस्टेंट है, n भी नहीं बढ़ा, सिग्मा भी नहीं बढ़ा। तो ये हुआ बेटा सेकंड पीरियड में, क्योंकि z की वैल्यू बढ़ी यानी अट्रैक्शन बढ़ा है। लिथियम में 1, बेरिलियम में 2 से खींचा और नज़दीक, बोरॉन में 3 से खींचा, जैसे जैसे आप आगे कार्बन में 4 से खींचा, नाइट्रोजन में 5 से, वही सेकंड ऑर्बिट को खींच रहे हैं अब ज़्यादा। यही z इफेक्टिव है, सेम को खींचा जा रहा है। अगर मैं इसी को थर्ड पीरियड पे समझा दूं बेटा, थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब मुझे बताओ, क्या हम लोग 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देखेंगे? अब मुझे बताओ साइज क्या होगा? साइज लगातार डिक्रीज करेगा, पीरियड में लगातार साइज डिक्रीज करता है, पीरियड में लगातार साइज डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने की वजह क्या हो गई? डिक्रीज करने की वही वजह हो गई कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, और हम लोग अभी इनॉट गैस नहीं लेंगे, सॉरी इनॉट गैस नहीं लेंगे। तो अब बताया जाए, क्या मुझे यहाँ n की वैल्यू 3 पता चल गई है? 3। सिग्मा बताओ। सिग्मा कहलाते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन, बाहर का छोड़ के अंदर का जितना इलेक्ट्रॉन है ये सब रिपेल कर रहा होगा। गोया 10, गोया 10, गोया 10, 10। तो अगर n की वैल्यू सेम, सिग्मा सेम और z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब z इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा। क्यों? 11 में से 10 गया 1, 12 में से 10 गया 2, 13 में से 10 गया 3, 14 में से 10 गया 4, 15 में से 10 गया 5, 16 में से 10 गया 6, 17 में से 10 गया 7। तो आप n को सिग्मा समझा कीजिए, n बढ़ेगा तभी सिग्मा बढ़ेगा, n नहीं बढ़ेगा सिग्मा नहीं बढ़ेगा। पीरियड में बेटा n बढ़ता ही नहीं है, n नहीं बढ़ता सिग्मा नहीं बढ़ता। अब ज़रा खुद से सोचो, मैथ वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। अगर हम ये मान लें कि z माइनस सिग्मा है, और मैं कह रहा हूँ z की वैल्यू तो लगातार बढ़ेगी पीरियड टेबल में, सिग्मा बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर ये नहीं बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है तो z इफेक्टिव बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मान लेते हैं ये 10 है, ये 5 है। अब ये 5 ही रहे, ये बढ़ के हो जाए 12, ये बढ़ के हो जाए 14, ये बढ़ के हो जाए 18। तो सोचो ना, इनका डिफरेंस तो बढ़ रहा है। डिफरेंस की वैल्यू यहाँ 5 आई थी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो अगर सिग्मा सेम हो गया तो z इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि z तो बढ़ना ही है। तो n अगर सेम है तो सिग्मा सेम है, n और सिग्मा दोनों सेम होता है पीरियड में, तो पीरियड में बेटा z इफेक्टिव को बढ़ना ही है। मगर अगर दोनों बढ़ रहे हों, सोचो, तो क्या z इफेक्टिव बढ़ेगा? तो जवाब है नहीं। अगर मैंने कहा ये 10, ये कहा 5, मैंने कहा ये बढ़ के हो गया 12, ये बढ़ के हो गया 7, ये बढ़ के हो गया 14, ये बढ़ के हो गया 9, ये बढ़ के हो गया 18, ये बढ़ के हो गया 13, ये दोनों बढ़ रहे हैं, सिग्मा भी बढ़ता जा रहा है, z भी बढ़ता जा रहा है। z तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको बस सिग्मा सोचना है। अच्छा, सिग्मा कब बढ़ेगा? जब n बढ़ेगा। n कहाँ बढ़ता है? ग्रुप में। तो ग्रुप में सिग्मा भी बढ़ा, z भी बढ़ा, तो z इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा बेटा। ये 5, 5, 5, z इफेक्टिव सेम।
और 2 ही फैक्टर है, एक फैक्टर सेम हो गया तो दूसरे पे डिपेंड करेगा पूरी तरह से। तो ग्रुप में Z इफेक्टिव पे काम नहीं करता, ग्रुप में Z इफेक्टिव सेम रहते हैं। अब ग्रुप में Z इफेक्टिव सेम कैसे होता है उस बात की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उस बात की तरफ आने से पहले एक एक्सेप्शन आपको ये याद करा दें कि आपको याद ये रखना है कि ग्रुप में गैलियम यानी गंगा एक्सेप्शन है 13 ग्रुप में, बस एक ही जगह। उसके अलावा हर जगह आप चलते थे तो आप ये मानते थे कि साइज बढ़ता जाता है, बस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गंगा छोटी हो गई है 13वें ग्रुप में। लेकिन पीरियड में आपको हमेशा एक्सेप्शन मानना है। एक्सेप्शन किसको मानना है? इनर्ट गैस को। इनर्ट गैस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, इसीलिए मैंने इनर्ट गैस छोड़ दिया था। इनर्ट गैस पे कोई रूल अप्लाई नहीं करना है, ना ऑर्बिट वाला ना जेड इफेक्टिव वाला, कुछ नहीं। सिंपली कहना है इनर्ट गैस अपने पीरियड में, ये जो सेम पीरियड है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, इनर्ट गैस है क्या? बड़ी होगी। ये थर्ड पीरियड में क्लोरीन तक आए, आर्गन इनर्ट गैस है क्या? बड़ी होगी। इनर्ट गैस का साइज हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज। इसमें जेड इफेक्टिव नहीं लगाएंगे। इनर्ट गैस का साइज अपने पीरियड में हमेशा बड़ा होगा, ये बात मानकर चलना है। तो अब अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं कि नहीं, मुझे लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, मुझे लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मुझे बताया जाए सबसे बड़ा साइज सेकंड पीरियड में कौन होगा? इनर्ट गैस। और सेकंड इनर्ट गैस नियोन है, फर्स्ट इनर्ट गैस हीलियम, सेकंड इनर्ट गैस नियोन, तो नियोन आएगा बेटा। उसके बाद आ जाएंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर? तो ये है हमारे पास ऑर्डर, नियोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही है। अब ये क्यों है, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इनर्ट गैस क्यों बड़ा है, ये एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। तो थर्ड पीरियड का अगर मैं ऑर्डर लिखूं लगातार इंक्रीजिंग वाला, तो मैं कहूंगा कि थर्ड पीरियड में भी सबसे बड़ा साइज आर्गन है। आर्गन इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो सबसे बड़ा साइज कौन हो गया? आर्गन। उसके बाद कौन हो गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इनर्ट गैस का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा। तो आप इसके बारे में सिर्फ ये लिख लें, इनर्ट गैस इज लार्जर इन साइज ड्यू टू वंडर वाल रेडियस। इसमें एक रेडियस लगता है, इसका नाम है वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस को हम लोग नेक्स्ट राउंड पे पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों बड़ा है। मगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैंने आपको ट्रेंड पढ़ाया है ग्रुप और पीरियड में, और मैंने क्या बताया है तो आप ये सुनिए। मैंने ये कहा ऊपर से नीचे आइएगा साइज बढ़ेगा, इंक्रीज। शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, इंक्रीज। ऊपर से नीचे आइएगा साइज बढ़ेगा, और आप लेफ्ट से राइट जाइएगा पीरियड में तो साइज घटेगा। ऐसे जाने पर डिक्रीज करेंगे, ऐसे जाने पे साइज डिक्रीज करेगा। तो हमें समझ में आ गया सबसे बड़ा साइज कौन है, हमें समझ में आ गया आराम से। हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में आया सबसे बड़ा साइज है नीचे वाला। नीचे वाला, हर ग्रुप में आप नीचे आइए। हाय लीना, करूँ रब से फरियाद, बेटा माए कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगा इंडियन तिलक, सब में नीचे आइए तो आपको पता चलेगा सबसे नीचे वाला बड़ा। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? सीजियम, क्योंकि हम लोग फरियाद को तो ले नहीं रहे हैं, हम लोग से ले रहे हैं खाली। तो हाय से बड़ा ली, ली से बड़ा ना, ना से बड़ा करूं, फिर रब, फिर से मतलब सीजियम। अच्छा, सीजियम सबसे बड़ा हो गया। अब आप चलो पीरियड में। ये तो ग्रुप में आपने डिसाइड कर लिया कि सारे ग्रुप के नीचे वाले बड़े होंगे, सब बड़े बड़े हैं अपने अपने ग्रुप। तो आपको पीरियड में चलने पर क्या पता चल रहा है? साइज घटता चला जाएगा। तो साइज घटने की वजह से सबसे बड़ा साइज कौन हो गया? तो जवाब है सीजियम। सबसे बड़ा साइज कौन हो गया? क्योंकि यहाँ घट रहा है। इन जनरल ऑर्डर बनाया मैंने। जनरल ऑर्डर आप यही जानते हैं ना कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है और पीरियड में घटता है। तो सबसे बड़ा साइज कौन हो गया? फर्स्ट ग्रुप का सीजियम। 343
पिकोमीटर साइज भी बताया था मैंने, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका साइज, हाइड्रोजन का साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 343 आप याद रखिए, 343 आसान है याद रखना, 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 पे खत्म हुआ है, बीच में एक 3 से बढ़कर 4 हो गया है, 3 फिर बढ़ा के 4 फिर घटा के 3, 343 पिकोमीटर। खैर सबसे छोटा मैं अभी पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पीरियड का ऑर्डर बताना है साइज का, फर्स्ट पीरियड का ऑर्डर बताइए। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सिर्फ 2। तो आप फर्स्ट पीरियड मुझे बताइए क्या होगा फर्स्ट पीरियड का ऑर्डर। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन इधर है, हीलियम इधर है। तो जैसे जैसे आप जाते हैं पीरियड में साइज घटता है, तो उस हिसाब से आपको लग रहा होगा हीलियम का साइज छोटा है, हीलियम का साइज छोटा है। मगर हीलियम क्या है? इनॉर्ड गैस। हीलियम क्या है बेटा? इनॉर्ड गैस। और मैंने लिखवाया है इनॉर्ड गैस का साइज बड़ा होगा अपने पीरियड में, इट मीन्स डैट हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम बड़ा है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आपको ये जेड इफेक्टिव इतना एक्सप्लेन किया गया, और साथ में फिर वैन डर वाल रेडियस जो नेक्स्ट टर्न पे मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन करूंगा, वहां से बताऊंगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपको एक एक एक्सेप्शन दोनों जगह पढ़ना है। ग्रुप में पढ़ना था गैलियम वाला, गंगा वाला, वहाँ छोटा पढ़ना था, क्योंकि ग्रुप का एक्सेप्शन छोटा ही हो सकता है, क्योंकि ग्रुप में तो बढ़ रहा है, तो बढ़ने का एक्सेप्शन क्या हो सकता है? घटना। तो गैलियम छोटी हो गई है। अब पीरियड में घट रहा है, तो घटने का एक्सेप्शन क्या हो सकता है? बढ़ना। तो इनॉर्ड गैस बड़ी हो गई है, इनॉर्ड गैस का साइज छोटा हो, ये घटना जा रहा है, घटता जा रहा है, इनॉर्ड गैस का साइज बड़ा हो जाता है वैन डर वाल रेडियस की वजह से। और वही 2 फैक्टर हैं, ग्रुप में जो फैक्टर काम करता है उसका नाम है ऑर्बिट, और पीरियड में जो काम करता है उसका नाम है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड हमेशा बढ़ता है, सिग्मा कहते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन को। तो ऑर्बिट जितना बढ़ेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ेंगे, अगर ऑर्बिट ही कम है तो अंदर के और इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ही कह सकते हैं आप, या ऑर्बिट ही कह सकते हैं, सिग्मा होता है। तो ये तो सारी बातचीत हो गई। तो मैंने पीरियड का कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा दिया कि पीरियड में एन की वैल्यू सेम रहती है, कॉन्फ़िगरेशन से देखा एन सेम था तो अंदर के इलेक्ट्रॉन सेम थे, यानी सिग्मा सेम था। जेड बढ़ रहा था तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज घट गया। और इनॉर्ड गैस एक्सेप्शन है वैन डर वाल रेडियस की वजह से। लास्ट में बस ग्रुप में समझाना चाह रहा था आपको कि देखो बेटा ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में आखिर क्यों एन पर ही डिपेंड करता है। तो हाईली ना करूं, यहीं तक देख लेते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन से देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इलेक्ट्रॉन का? 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ऑर्बिट बताया जाए, इसमें ऑर्बिट का नंबर 4, इसमें ऑर्बिट का नंबर, इसमें ऑर्बिट का नंबर, इसमें ऑर्बिट का नंबर 1। ऑर्बिट बढ़ गया, साइज आंख बंद करके बोलोगे बढ़ेगा, आंख बंद करके बोलना। अब देखो मैं बता रहा हूं, सिग्मा निकालना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अंदर के जितने इलेक्ट्रॉनों ने रिपेल किया उसको कहते हैं सिग्मा। अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिपेल कर रहे हैं, तो 2 8 10 और 8 18 रिपल्सिव फोर्स। अंदर के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो रिपल्सन लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। अंदर के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो रिपल्सन लगा रहे हैं, यहाँ तो अंदर है ही नहीं तो कोई रिपल्सन नहीं, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाती है। और सिग्मा अगर बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, जेड भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ता। 1 में से 0 घटा दो, जेड इफेक्टिव बता रहा हूं मैं 1। जेड, ये जेड लिख रहा हूं, ये जेड का ऑर्डर था, एटॉमिक नंबर 1 3, तो जेड माइनस 0 1, 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 10 19 माइनस 18। तो जब दोनों इफेक्ट को हम लोग कंप्लीटली पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो हम ये पाते हैं कि हुआ ये है कुल मिलाकर कि हर बार इलेक्ट्रॉन पे पूरा इफेक्ट लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इफेक्ट लगेगा,
एक्चुअली होता क्या है, ग्रुप में z बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, ऑर्बिट मतलब सिग्मा, तो z और सिग्मा दोनों बढ़ा। z मतलब अट्रैक्टिव, खाली अट्रैक्टिव फोर्स को z कहते हैं। जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को खाली अट्रैक्ट करता है उसको z कहते हैं, और जो खाली रिपल्सन है उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। तो अट्रैक्शन तो बढ़ ही रहा है पूरे पीरियड टेबल में, अट्रैक्शन तो पूरे पीरियड टेबल में बढ़ रहा है क्योंकि z पे ही सजाया गया है, लेकिन रिपल्सन भी बढ़ रहा है ग्रुप में। तो ग्रुप में अट्रैक्शन रिपल्सन जब दोनों बढ़ता है तो कहते हैं नेग्लिजिबल है, कोई इफेक्ट नहीं है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन कंसीडर करते हैं। तो वहाँ ऑर्बिट के बढ़ने पे साइज बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा था मैं सिर्फ z नहीं बोलता हूँ, अगर जो लोग z बोल रहे हैं वो ग्रुप में जरूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ग्रुप में भी z बढ़ रहा है। तो ग्रुप में भी अगर z बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज घटना चाहिए, जो पीरियड में लगा दिया था कॉन्सेप्ट आपने। इसलिए याद रखिएगा सिर्फ z नहीं होता, रियल बात है z इफेक्टिव, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स काम करता है। तो कहते हैं कि अगर ऑर्बिट बढ़ेगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और चूंकि अट्रैक्टिव बढ़ ही रहा है तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों बढ़ा था, इसीलिए नेट कुछ भी नहीं बढ़ेगा। नेट का नाम है z इफेक्टिव, नेट अट्रैक्शन कुछ भी नहीं, सब जगह सेम। तो अगर सारे ऑर्बिट पर अट्रैक्शन सेम लग रहा है, पहले ऑर्बिट को भी 1 न्यूटन से खींचा जा रहा है, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट को भी 1 ही न्यूटन से खींचा गया, दूसरे ऑर्बिट को भी, तीसरे, तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। तो याद रखिएगा ग्रुप में सिर्फ n की वैल्यू बढ़ती है, z इफेक्टिव नहीं बढ़ता। z इफेक्टिव नहीं बढ़ता मतलब z और सिग्मा दोनों बढ़ता है, z और सिग्मा दोनों बढ़ता है, इसलिए z इफेक्टिव नहीं बढ़ता। पीरियड में जहां तक हम लोग बात करें तो पीरियड में n नहीं बढ़ रहा है, n नहीं बढ़ रहा है तो सिग्मा भी नहीं बढ़ रहा है। n और सिग्मा अगर दोनों नहीं बढ़ रहे हैं तो याद रखिए z तो बढ़ता ही है, z के बढ़ने पर z इफेक्टिव बढ़ता है, z इफेक्टिव के बढ़ने पर हम लोग कहते हैं कि साइज घटता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोगों ने एटॉमिक साइज पढ़ लिया है, जो एक पार्ट बच गया है वो बच गया है आपका वैन डर वाल रेडियस, उसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक साइज। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।